हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो टेल मी, व्हाट डू यू बेसिकली अंडरस्टैंड बाय द वर्ड द सेल? ये जो वर्ड यहाँ सेल लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? तो सेल हम नॉर्मली कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं। इन अदर कंट्रीज इट इज सेड दैट द थिंग्स आर पुट इन द सेल. So cell means, here we can write down that cell means compartment, right? And the structural and functional unit of life. तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा दूसरे सब्जेक्ट में, या फिर हम बोल सकते हो हमारी केमिस्ट्री में, कि जो हमारे कोई भी एलिमेंट है या कोई भी चीज हम देख सकते हैं अराउंड अस, द थिंग्स वी सी सच एज द बोर्ड, लाइक दिस बोर्ड, द मोबाइल फोन, द एयर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, इजंट इट? तो पार्टिकल्स के सबसे स्मॉल फॉर्म को हम एटम बोलते हैं, राइट? So atom is the structural and functional unit of the atom is the structural and functional unit of the particular thing. But here, when it comes to the cell is the structural and functional unit of life. Life मतलब ये human body है, ठीक है? ये animal body है, ये बर्ड्स हैं, ये प्लांट्स हैं, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है? तो यानी कि हमें पता चलता है कि जो सेल है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल होता है, हमारे जो स्मॉल कंपार्टमेंट से ही मिलके हमारे बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, बर्ड्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कि ये सेल होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? तो बिफोर वी स्टार्ट विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन, ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, ठीक है? तो डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि सेल किसने डिस्कवर किया था, किसने देखा था सेल को, ठीक है? तो हम पहले स्टार्ट करते डिस्कवरी ऑफ सेल से। तो जो डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ था वो हुआ था, तो डिस्कवरी ऑफ सेल को रॉबर्ट हुक ने किया था ईयर 1665 में, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, वो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को ले लिया। स्लाइस ऑफ कॉर्क मतलब बोल सकते हैं कि कॉर्क को हम बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज करते हैं। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री ओनली, ओके? तो उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और उसमें उन्होंने जब देखा तो उन्हें स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखे। वो कैसे दिख रहे थे? हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे और डेड थे, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, वो लिविंग नहीं थे, ठीक है? तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया कि जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स है उन्हें सेल कहा जाए। क्यों? क्योंकि जो प्रिजनर्स होते हैं उन लोगों को हम लोग जो जेल में रखते हैं उसे भी सेल कहते हैं। तो सेल यानी कि बंद कमरा, एक छोटा कमरा। तो वैसे ही उन्होंने 1000 कमरे देखे एक कॉर्क के अंदर और उन्हें ये पता चला कि इसका मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से छोटे छोटे कमरों से बना है, जिसे हम सेल बोलेंगे, ठीक है? सो वी अंडरस्टूड अबाउट द डिस्कवरी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो उसके बाद नॉट ओनली रॉबर्ट हुक जैसे साइंटिस्ट ने, बल्कि और भी 2 जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में और भी बहुत सारी डिस्कवरी की। जैसे कि जो स्केल्टन थे, उन्होंने बताया कि सारे प्लांट सेल से बने होते हैं, और जो स्वर्म थे उन्होंने बताया कि सारे एनिमल्स भी सेल से बने हुए होते हैं। तो ये जो जर्मन साइंटिस्ट थे इन्होंने हमें बताया कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन ब्रीफ, वो लोग सभी सेल से बने हुए होते हैं। तो तभी जो थ्योरी आया जिसने स्टेट किया कि जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है सेल, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि
ऑफ लाइट। ठीक है, क्या पता चला हमें कि ये जो सेल होता है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद हमें पता चलता है कि हर एक फंक्शन के लिए हमें सेल की आवश्यकता होती है, बट हम सेल को नेकेड आइज मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल एंड हेंस दे कैन नॉट बी सीन। तो जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, जो सेल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है एनिमल सेल्स और एक है प्लांट सेल्स। ठीक है, तो पहले हम उन दोनों ही सेल्स के कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे कि क्या मतलब उन लोगों के बीच में सिमिलर कॉम्पोनेंट है, उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो पहला जो पार्ट है वो सेल का, जो कि हर एक सेल में होता है, भले ही वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। अब आप बोलोगे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर से, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल के कॉम्पोनेंट से। ठीक है, तो यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है सारे फंक्शंस करने के लिए, वो रिप्रोडक्शन हो, वो कोई भी अदर प्रॉब्लम्स हो लाइक रेस्पिरेशन हो, ब्रीदिंग हो, एनी प्रोसेस दे आर डन बाय अ सिंगल सेल। व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, तो उनके पास हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं व्हिच परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, तो ये बेसिक तो आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, उसके बाद आगे उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। अभी बेसिकली मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि दोनों ही है, भले वो प्लांट्स है, भले वो एनिमल्स हो या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब में जो कॉमन कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो होते हैं तीन। इसके बिना तो कोई भी सेल हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो पहला जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये और कंपोनेंट्स होते हैं, और फोर्थ में कई जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि ये पावर हाउस है, वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों, बट ये एक्सेप्शनल है क्योंकि बहुत ही कम बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मेन है कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तीनों ही कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं, और हर एक एनिमल हो, प्लांट हो, बर्ड हो, किसी में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, बस उनके सेल्स में अवेलेबल होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, अभी हम वो समझेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इसका मतलब है ही कि आपको पता चल रहा है कि सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी दीवार जो बाहर के सराउंडिंग से सेल को प्रोटेक्ट करती है, एक दीवार। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ सेल का। तो मैंने एक बेसिक डायग्राम बना दिया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, एक होता है बाहर, देखो ये प्लांट्स और एनिमल्स में एक फर्क होता है कि प्लांट्स में ये जो बाहर का आपको दिख रहा है ना ये लेयर, ये वाला, ये लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बारे में मालूम पड़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि अगर कोई सेल है तो उसका पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, परमिएबल होता है। फिर दूसरा होता है न्यूक्लियस एंड तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि देख सकते हो न्यूक्लियस जो है वो सर्कल जैसा है, वो कंट्रोल सेंटर होता है किसका? हमारे सेल का। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है और साइटोप्लाज्म सारे कंटेंट्स को अपने अंदर समा के रखता है। तो हम लोग अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, हाँ, तो अभी हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बच्चों प्लीज याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के वक्त पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन को किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो हम लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी
बोलते हैं, ठीक है। और क्या है कि ये थिन शीट है अराउंड द सेल, एक शीट है जो सेल के अराउंड है जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लाज्म को बंद करके रखता है। अभी आप बोल रहे हो कि ये नया टर्म मैम ने यूज कर दिया प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो चिल्ड्रन इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। सभी नोट डाउन करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो वो है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या क्या इंक्लोज करके रखता है, न्यूक्लियस को भी साइटोप्लाज्म को भी। तो इसे दोनों अलग अलग करके बोलने से अच्छा है आप प्रोटोप्लाज्म डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे फंक्शंस क्या है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस है? तो वह पहला, ये शेप जो होता है सेल का जो शेप है वो देता है। दूसरा, वो प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम दी सराउंडिंग। तीसरा, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है? सपोज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा नहीं तो बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? तो इसका मतलब ऑक्सीजन को भी कंट्रोल कौन करता है? सेल का मूवमेंट। और वो सेल का वही मूवमेंट जो इन एंड आउट ऑफ दिस प्रोसेस है उसको सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। और एक चीज कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनिए। वापस रिपीट कर देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो थिन शीट है, उसका क्या क्या काम है? 3 मेन काम है, शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस के मूवमेंट का इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक ग्लास स्फेरिकल ऑर्गेनेल है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का काम है कि वो कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटीज जो भी सेल परफॉर्म करता है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और इसीलिए वो हमारे इनहेरिटेंस के ट्रेट को भी जो प्ले करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्मॉल डायग्राम, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो सपोज समझेंगे ये हमारा सेल है, ठीक है। ये क्या होगा? मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्कल, क्योंकि उसने बोला है स्फेरिकल, और ये बड़ा होता है, यानी कि इतना बड़ा, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। तो सेल ऑर्गेनेल हो गया, ओके। ये हमारा न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या होता है हमें से? क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में सेल को, पूरे सेल को एक सेल से दूसरे सेल से दूर रखा प्लस प्रोटेक्ट किया। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा खाली है, दूसरे कलर के पेन से मैं कर रही हूँ, ये जो हिस्सा है मैंने इसमें से लाइन ड्रॉ किए हैं, ये जो हिस्सा है तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को दूर रखने का काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? इनहेरिटेंस का। ये इनहेरिटेंस क्या होता है? जो हम हमारे पेरेंट्स की जैसी क्वालिटीज लाते हैं, पेरेंट्स की जैसे कर्ली हेयर, ब्लू आईज या जो भी हो, उनकी तरीके का वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, ये सब कहाँ से आता है? सेल डिवीजन होता है। तो यही सेल डिवीजन करने में क्रोमोसोम जो होता है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म हो जाता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम साइटोप्लाज्म की ओर आएंगे।
जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के वीडियो का। हाँ, तो हमें पता चला कि क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, किसमें होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? जीन्स कंटेन करते हैं। जीन्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन्स के मदद से ही हमारे अंदर जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स की आवाज हमारी आवाज सेम होना, उनकी कर्ली है हमारे कर्ली है सेम होना, उनकी ब्राउन आइज हमारे ब्राउन आइज सेम होना, क्रोमोसोम्स का जब भी चेंजेस होता है, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तभी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थिक से थिन हो जाते हैं एंड देन इट कंटिन्यूज द प्रोसेस। ओके, अभी हम नेक्स्ट की ओर आते हैं, वो है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, यस, तो अभी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट जो कि है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, जेलीलाइक मीडियम है, जो कि किसके अंदर होता है? ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? ताकि सेल को रिजिडिटी, सेल को एक प्रॉपर स्टोरेज स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोवाइड करता है, उसे विथस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होते हैं सेल को अलाइव रखने के लिए, वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियस, ये तो हमको पता था पहले से, है ना, ये तो हमने पढ़ा है। और एक चीज जो होता है वो है अदर सेल ऑर्गेनेल्स। अदर सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनकी वजह से भी सेल चलता है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे हमारे बॉडी पार्ट में बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। बॉडी ऑर्गन्स का क्या काम होता है? हमारे बॉडी में जब हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसमें हेल्प करने का, वैसे ही सेल ऑर्गेनेल्स का भी काम होता है, सेल को जब डिफरेंट परफॉर्म करने होंगे फंक्शन, उसे हेल्प करने का। बस एक चीज ध्यान रखना है कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होते हैं, पर सिर्फ एक ही ऐसा है ऑर्गेनेल जो कि सिर्फ प्लांट्स में अवेलेबल होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अप टू देन आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कुछ हो तो प्लीज अच्छे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जितना ही आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे मैं और अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।